नमस्कार। इकोनॉमिक्स अवध क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की क्लास में अर्थशास्त्र से संबंधित लगभग 30 बहुविकल्पी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। यह प्रश्न टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, केवीएस, एनवीएस, जीआईसी, एलटी एवं झारखंड प्रवक्ता परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज की क्लास में क्या क्या क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन, विक्रय लागत पर विचार किसने दिया? ए चैम्बरलिन ने, बी सेलिगमैन, सी स्टिग्लर, डी श्रीमती जॉन रॉबिन्सन। तो विक्रय लागत का विचार चैम्बरलिन द्वारा दिया गया था। एक का ए सही हो जाएगा। क्या है चैम्बरलिन की विचारधारा? प्रोफेसर चैम्बरलिन ने एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में बताया कि फर्में अपने लाभ को अधिकतम करने के लिए विक्रय लागत वहन करती हैं। विक्रय लागत वहन करती हैं अर्थात फर्में विज्ञापन पर पैसा खर्चा करती हैं और उपभोक्ता को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। इस बात की व्याख्या प्रोफेसर चैम्बरलिन ने एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में कही। 1947 में प्रोफेसर चैम्बरलिन ने द थ्योरी ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में एक नए बाजार का आविष्कार किया, जिसको उन्होंने एकाधिकारात्मक या एकाधिकारिक बाजार का रूप दिया। चैम्बरलिन एकाधिकारात्मक बाजार को परफेक्ट कंपटीशन और एकाधिकार के बीच की बाजार मानते हैं। अब एकाधिकारात्मक या एकाधिकारिक बाजार की क्या विशेषताएं हैं? क्रेता और विक्रेता की संख्या अधिक होती है एकाधिकारात्मक बाजार में। फर्मों की संख्या अधिक होती है। वस्तु विभेद की स्थिति होती है, अर्थात समान वस्तुएं समान होते हुए भी विभेदित होती हैं। जैसे पंखा का रंग, रूप और आकार अलग है, लेकिन काम एक ही है पंखा का, हवा देना। इसी प्रकार से वस्तु विभेद के उदाहरण के लिए प्रोफेसर चैम्बरलिन ने सिगरेट का एग्जाम्पल लिया था। और अगली विशेषता क्या है? फर्मों का लागत ढांचा यू आकार का होता है। एवीसी, एसी, एमसी यू आकार की होती है। अगला क्वेश्चन 2 नंबर, एएफसी औसत स्थिर लागत को प्राप्त किया जा सकता है। एएफसी का सूत्र पूछ रहा है, को प्राप्त किया जा सकता है किससे? तो एएफसी कुल उत्पादन, कुल स्थिर लागत एएफसी को प्राप्त करने के लिए कुल स्थिर लागत, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को उत्पादन की मात्रा से, टोटल आउटपुट या क्यूएक्स या उत्पादन की मात्रा, जितना उत्पादन हुआ है से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? एएफसी। एएफसी बराबर टीएफसी अपान टीक्यू। यह कह सकते हैं कुल स्थिर लागत टोटल फिक्स्ड कास्ट में उत्पादन की मात्रा से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है उसी को क्या कहते हैं? एएफसी। एएफसी बराबर क्या होता है? टीएफसी अपान क्यूएक्स या उत्पादन की मात्रा। टीएफसी क्या होता है? स्थिर रहता है, और एएफसी अगर कम होता है तो टोटल उत्पादन बढ़ता है। टीएफसी स्थिर रहता है और एएफसी अगर कम होता है तो कुल उत्पादन क्या होता है? बढ़ता है। इसके अलावा एएफसी एवरेज फिक्स्ड कास्ट का आरेख आयताकार अतिपरवलय होता है।
जिसके एक्स अक्ष पर उत्पादन और वाई अक्ष पर AFC को दिखाया गया है। ये AFC आरेख है। AFC आरेख क्या बताता है? उत्पादन में कमी होने पर AFC बढ़ती है। उत्पादन में कमी होने पर AFC बढ़ती है, जबकि उत्पादन में कमी या वृद्धि होने पर TFC अपरिवर्तित रहती है। उत्पादन में वृद्धि होने पर AFC घटती चली जाती है। AFC आयताकार अतिपरवलय होती है, जो बताता है कि उत्पादन में वृद्धि होने पर AFC घटती है। तो AFC का आकार कैसा होता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो AFC आयताकार अतिपरवलय होती है। तो इसका सूत्र जो है AFC बराबर TFC अपान TO के द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। C, 2 का C सही हो जाएगा। 3, सकल लाभ किसके बराबर है? A ऑप्शन कुल आगम माइनस कुल अस्पष्ट लागत, B ऑप्शन कुल आगम माइनस कुल अस्पष्ट लागत प्लस कुल स्पष्ट लागत, C कुल आगम माइनस कुल स्पष्ट लागत, और D उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सकल लाभ बराबर होता है कुल आगम माइनस कुल स्पष्ट लागत प्लस कुल अस्पष्ट लागत। B ऑप्शन सही है। अगला 4 नंबर, द थ्योरी ऑफ पब्लिक फाइनेंस के लेखक हैं। तो द थ्योरी ऑफ पब्लिक फाइनेंस के लेखक मसग्रेव हैं। D सही हो जाएगा। इसके अलावा माल्थस की पुस्तक नेचर एंड प्रोग्रेस ऑफ रेंट माल्थस की किताब का नाम है। अगला 5 नंबर क्वेश्चन, किसने सार्वजनिक व्यय को 2 भागों में विभाजित किया? तो ए ऑप्शन में क्या है? प्रोफेसर एडम स्मिथ, B प्रोफेसर पीगू, C JS मिल, D कोई नहीं। तो प्रोफेसर पीगू ने सार्वजनिक व्यय को 2 भागों में विभाजित किया है। B सही हो जाएगा। 5 का 6, किसने सार्वजनिक व्यय में विस्थापन प्रभाव की अवधारणा दी? मसग्रेव, वैगनर, पिकाक एवं वाइजमैन, सैमुअल्सन। तो पिकाक एवं वाइजमैन ने सार्वजनिक व्यय के सिद्धांत में विस्थापन प्रभाव की अवधारणा को विकसित किया। वाइजमैन तथा पिकाक ने 1890 और 1955 की अवधि में ब्रिटेन में सार्वजनिक व्यय में होने वाले परिवर्तन का अध्ययन किया तथा सार्वजनिक व्यय के संबंध में एक अलग दृष्टिकोण प्रतिपादित किया, जिसे वाइजमैन पिकाक परिकल्पना का नाम दिया गया। वाइजमैन और पिकाक परिकल्पना का यह निष्कर्ष निकला कि युद्ध के बाद ब्रिटेन में राजकीय व्यय में कमी आई, पर यह घटकर युद्ध के पूर्व स्तर पर नहीं आई और उत्पादन सरकारी व्यय का अनुपात युद्ध के तुरंत पहले स्तर की तुलना में बहुत अधिक रहा। राष्ट्रीय उत्पादन में सार्वजनिक व्यय के अनुसार इस स्थायी वृद्धि को ही विस्थापन प्रभाव कहा गया। विस्थापन प्रभाव परिकल्पना के अनुसार क्या होता है? सार्वजनिक व्यय में वृद्धि राजकीय आय में वृद्धि का कारण होती है। तो इस प्रकार से विस्थापन प्रभाव की अवधारणा जो है सार्वजनिक व्यय में पिकाक एवं वाइजमैन द्वारा दी गई थी, C, और वैगनर द्वारा राज्य की बढ़ती हुई क्रियाओं के संबंध में विचार व्यक्त किए गए थे। अगला 7 नंबर क्वेश्चन, सार्वजनिक व्यय को क्षतिपूरक व्यय के रूप में प्रयोग किया जाता है सामान्य अवधि में, तेजी काल में, मंदी काल में, B तथा C दोनों। तो मंदी काल में सार्वजनिक व्यय को क्षतिपूरक व्यय के रूप में प्रयोग किया जाता है। 7 C सही हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन, 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 2007 से 2012 के बीच में है, जिसमें मुख्य उद्देश्य था तीव्र सतत विकास। और 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 के बीच तक चली, जो पंचवर्षीय योजना के इतिहास में अंतिम पंचवर्षीय योजना थी, जिसका मुख्य उद्देश्य तीव्र सतत एवं समावेशी विकास करना था। कुछ पंचवर्षीय योजनाएं जान लेते हैं जिनका समय कब से कब तक था।
कुछ क्या 12 पंचवर्षीय योजना के बारे में जान लेते हैं। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 के बीच चली, हैरत डोमर मॉडल पर आधारित था और इस पंचवर्षीय योजना का केंद्र बिंदु कृषि का विकास करना था। 1951 से 56 के बीच चली। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 के बीच चली और नेहरू महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी और जिसका केंद्र बिंदु आधारभूत तथा भारी उद्योगों का विकास करना था। तीसरी पंचवर्षीय योजना की अगर बात की जाए तो 1961 से 66 के बीच में चली, जो सैंडी और सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित थी और इसका मुख्य उद्देश्य आत्मनिर्भरता की प्राप्ति था। और तीसरी पंचवर्षीय योजना को सबसे असफल पंचवर्षीय योजना के रूप में जाना जाता है। इसके बाद 1966 से 69 तक 3 वर्षों की योजना अवधि रही या एक वर्षीय योजना चलाई गई। 1966 से 69 तक, 1966, 67 और 69, 3 साल तक। अब इसके बाद चौथी पंचवर्षीय योजना चली, चौथी 5 ईयर प्लान या चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 74 के बीच चली, जो अशोक रुद्रा मॉडल पर आधारित थी और इसका केंद्रीय बिंदु स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता की प्राप्ति करना था। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से प्रारंभ होकर 1979 तक चली, जो डीपी धर मॉडल पर आधारित था और इसका उद्देश्य, पांचवी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य निर्धनता उन्मूलन एवं आत्मनिर्भरता की प्राप्ति करना था। इसके बाद फिर एक वर्षीय योजना चली, एक 1979 से 80 एक वर्ष की योजना चली, 1979 से 80। इसके बाद छठी पंचवर्षीय योजना का समय 1980 से 85 के बीच रहा, जो आगत निर्गत मॉडल पर आधारित थी और इसका केंद्रीय बिंदु गरीबी निवारण तथा रोजगार सृजन था। अगली पंचवर्षीय योजना जो थी आठवीं पंचवर्षीय 1990 के बाद या सातवीं पंचवर्षीय योजना के बाद 90 से 92 2 वर्ष की एक योजना चली, 1990 और 91। तो कुल मिलाकर 6 वर्ष की योजनाएं जो है एक वर्ष चली, 1966 से 69, 1979 से 80 और 1990 से 92। तो ये 3 वर्ष, ये 1 वर्ष और ये 2 वर्ष, तो कुल 6 वर्ष की वार्षिक योजना चली। अब इसके बाद 8वीं पंचवर्षीय योजना चली 1992 से 97 के बीच 8वीं पंचवर्षीय योजना चली, जिसका मुख्य उद्देश्य मानव संसाधन का विकास करना था। 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 2002 के बीच चली। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 के बीच चली और जिसका उद्देश्य सामाजिक न्याय तथा समता के साथ विकास करना था। 11वीं पंचवर्षीय योजना हम बता चुके हैं, 2007 से 2012 के बीच चली, जिसका उद्देश्य तीव्र और अधिक समावेशी विकास करना था। और 12वीं पंचवर्षीय योजना, जिसको अंतिम पंचवर्षीय योजना भी कहा जाता है, 2012 से 17 के बीच चली, जिसका मुख्य उद्देश्य तीव्र, संपोषणी और अधिक समावेशी विकास था। तो इस प्रकार से भारत में 1951 से लगाकर 2017 तक 12 पंचवर्षीय योजनाओं का संचालन किया गया। अब अगला क्वेश्चन, या 11वीं पंचवर्षीय योजना का समय पूछा गया था, तो 11वीं पंचवर्षीय योजना का समय 8 नंबर क्वेश्चन में 2007 से 2012, 11वीं पंचवर्षीय योजना, हाँ 2007 से 2012 के बीच में है, तो 8 का सी सही हो जाएगा। 9, सामुदायिक विकास का अर्थ है पंचायत विकास, शहरी विकास, ग्रामीण विकास, सर्वांगीण ग्रामीण विकास। तो सामुदायिक विकास का अर्थ सर्वांगीण ग्रामीण विकास से है और यह योजना
प्रथम पंचवर्षीय योजना में चलाई गई थी सामुदायिक विकास, और 1952 में इसका उद्घाटन किया गया था। अगला 10 नंबर क्वेश्चन, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी 1951, 52, 50, 53। तो 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। अगला 11 नंबर, किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य गरीबी उन्मूलन था? तो अभी बता चुके हैं, 5वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य गरीबी उन्मूलन था, और 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 1974 से चलकर 1979 तक चली, 5 वर्ष के लिए चली थी। अगला क्वेश्चन 12 नंबर, महालनोबिस ने अपना 4 क्षेत्रीय मॉडल का विकास किया 1955 में। अगला, प्रथम पंचवर्षीय योजना की सफलता का मुख्य कारण था भूमि सुधार, मानसून की अनुकूलता, औद्योगिक विकास, सिंचाई के साधनों में वृद्धि। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य जो था, केंद्रीय उद्देश्य कह सकते हैं, कृषि विकास पर बल देना था, और इसकी सफलता का मुख्य उद्देश्य सिंचाई के साधनों में वृद्धि को माना जाता है। अगला 14 नंबर, चतुर्थ योजना की सही अवधि क्या है? चतुर्थ योजना 1969 से 74 के बीच चली थी। हाँ, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला 15 नंबर, निम्न में कौन एक संवैधानिक संगठन नहीं है? योजना आयोग, चुनाव आयोग, वित्त आयोग। तो चुनाव आयोग संविधान में वर्णन है, वित्त आयोग संविधान में वर्णन है, योजना आयोग का संविधान में कहीं भी जिक्र नहीं है। तो 15 का ए सही हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन, द एक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल नामक पुस्तक लिखी मिड रिडान कल्डार रॉबिन्सन। तो द एक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल नामक पुस्तक जॉन रॉबिन्सन द्वारा लिखी गई थी। 16 डी सही हो जाएगा। 17, पंचवर्षीय योजना और परिवार नियोजन रणनीतियाँ दी गई हैं, इनका सही मिलान करना है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में कौन सी रणनीति अपनाई गई? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में लयबद्ध रणनीति अपनाई गई थी। 1 का मिल जाएगा 4 से। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में चिकित्सा केंद्र रणनीति अपनाई गई थी द्वितीय में, तो 2 का मिल जाएगा। सेकंड का मिलान होगा सेकंड से, या बी का मिलेगा, बी मिलेगा सेकंड से। फिर तृतीय पंचवर्षीय योजना में कौन सी रणनीति अपनाई गई थी? तृतीय पंचवर्षीय योजना में यांत्रिक रणनीति अपनाई गई थी। यांत्रिक रणनीति किसमें है? 3rd में। और चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में कैफेटेरिया रणनीति अपनाई गई थी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में, तो 4 डी का मिल जाएगा 1 से। तो इस प्रकार से 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 बी ऑप्शन में सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 18 नंबर, संसाधनों के पूर्ण उपयोग की समस्या संबंधित है व्यष्टि अर्थशास्त्र से, समष्टि अर्थशास्त्र से, आर्थिक कल्याण से, आर्थिक विकास से। तो संसाधनों के पूर्ण उपयोग की समस्या आर्थिक विकास से संबंधित है। 18 डी सही हो जाएगा। 19, गाडगिल फार्मूला किस पर लागू होता है? योजना आयोग द्वारा प्रदत्त अनुदान पर, वित्त आयोग द्वारा प्रदत्त अनुदान पर, आरबीआई द्वारा प्रदत्त अनुदान पर, विदेशों द्वारा प्रदत्त अनुदान पर। तो गाडगिल फार्मूला जो है योजना आयोग द्वारा प्रदत्त अनुदान पर लागू होता है। 19 ये सही हो जाएगा। 20, यदि विदेशी प्रस्ताव वक्र में एकिक लोच है तो इष्टतम प्रशुल्क होगा, तो इष्टतम प्रशुल्क अनंत होगा, ए हो जाएगा। 20 का ए सही हो जाएगा। 21, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अब विकास का इंजन नहीं रहा, यह कथन किसका है? इसके पहले अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विकास का इंजन है, हैबरलर द्वारा कहा गया था, और अंतर्राष्ट्रीय विकास का इंजन नहीं रहा, यह कथन किसका है? तो यह कथन जे वाइनर का है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 22, क्रय शक्ति समता सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? क्रय शक्ति समता सिद्धांत का प्रतिपादन गुस्ताव कौशल ने किया था, 22 का ए सही हो जाएगा। 23, क्रय शक्ति समता सिद्धांत संबंधित है निवेश क्षमता से, अंतर्राष्ट्रीय तरलता योजना से, कीमत निर्धारण से, विनिमय दर निर्धारण से। तो क्रय शक्ति समता सिद्धांत विनिमय दर निर्धारण से संबंधित है। अगला, प्रस्ताव वक्र की अवधारणा किसने दी? तो प्रस्ताव वक्र की अवधारणा मार्शल एजवर्थ द्वारा दी गई थी, सबको पता होगा। 25, निम्न चित्र में प्रदर्शित है, तो निम्न चित्र में ई बराबर
एक दिया गया है जिसको कह सकते हैं पूर्णतः बेलोचदार मांग। और अगर ये वाई अक्ष के समांतर है आरेख, अगर एक्स अक्ष के समांतर आरेख होगा तो ये बराबर हो जाता है अनंत, और इसको कहा जाता है पूर्णतः लोचदार मांग वक्र। तो इसमें ए सही हो जाएगा 25। 26 किसने अंतर्राष्ट्रीयकरण सिद्धांत दिया? तो अंतर्राष्ट्रीयकरण का सिद्धांत जॉन एच डनिंग ने दिया था। 26 सी सही हो जाएगा। 27 भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना की गई। तो भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना 1964 में की गई थी। अगला 28 नंबर क्वेश्चन, किस योजना के अंतर्गत जिला साख योजना बनाई गई? किसान सेवा समिति, लीड बैंक योजना, ग्रामीण बैंक योजना, जमा बीमा योजना। तो जिला साख योजना लीड बैंक योजना के अंतर्गत 1969 में नरीमन समिति की अनुशंसा पर बनाई गई थी। तो इस प्रकार से आज की क्लास में हम लोगों ने 28 बहुविकल्पी प्रश्नों को सॉल्व किया, जिसमें ज़्यादातर क्वेश्चन भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित थे।